नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो ये सभी लोगों तक पहुंचने चाहिए, है ना। जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग। इतने हम विचार पढ़ लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये विचार है, बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है उन्होंने। आप केवल किनारे पर खड़े होकर पानी को देखते हुए समुद्र पार नहीं कर सकते। बहुत ही खूबसूरत लाइन है ये। उन्होंने कहा है कि आप केवल किनारे पर खड़े होकर पानी को देखते हुए समुद्र पार नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है उनकी। यदि हमें समुद्र पार करना है तो उसमें पहले कूदना पड़ेगा, और कूदेंगे हम तब हमें तैरना आता होगा। उसके लिए हमें पहले तैरना सीखना पड़ेगा, है ना। सेम वैसे ही है जैसे आप बिना पढ़े सफलता प्राप्त नहीं कर सकते और लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। आपको लक्ष्य हासिल करना है, सफलता प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार तैराक नदी को बिना तैरे पार नहीं कर सकता, किनारे पे खड़े होकर देखने से वो समुद्र को पार नहीं कर सकता, वैसे ही बिना मेहनत के ना मैं आपको पढ़ा सकती हूँ ना ही आप पढ़ सकते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता प्राप्त करनी है तो आपको बहुत ही जी जान लगा के मेहनत करनी होगी, तभी आपको सफलता हासिल होगी। ठीक है, अब चलिए, किनारे पे खड़े नहीं होंगे, हम अपने प्रश्न पर चलेंगे। और हमने तैरना सीख लिया है, मतलब हमने पढ़ना सीख लिया है, और अब हम पढ़ेंगे। प्रश्न है हमारा, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान प्रश्न है ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या बच्चन सिंह हैं? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सेशन में प्रश्न सभी बहुत महत्वपूर्ण लिए हैं। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है प्रश्नों को। आप जल्दी से शेयर कर दीजिए और मेरी मेहनत को सफल कर दीजिए। चलिए चलते हैं, प्रश्न का आंसर ले लेते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है जी, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, मन्नू भंडारी को, महादेवी वर्मा को, उषा प्रेमवदा को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। एक तो मीरा है ही, लेकिन ये पूछा है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है और बहुत ही आसान प्रश्न है, लगभग सभी को आता है ये। चलिए, आंसर भी सबके सही हैं, बहुत अच्छे। आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? सी, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। यह पंक्ति किसकी है? निराला की है, अज्ञे जी की है, महादेवी वर्मा जी की है या बच्चन सिंह जी की है? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं? आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी से।
चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। आंसर है इसका सी, महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां हैं ये पंक्ति महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित दुविधा शीर्षक कविता से ली गई हैं। वर्मा जी ने अपनी कविता का माध्यम पूरी तरह गीत को बनाया है। ये गीत में गाकर अपनी कविता को लिखती थी। ठीक है, दुविधा शीर्षक से ये कविता ली गई है। ये कविता की लाइन है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। महादेवी वर्मा इसकी रचनाकार हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है। छायावाद के पहले कवि जयशंकर प्रसाद है। आपका प्रश्न आसान कर देती हूँ, जब जयशंकर प्रसाद हैं तो रचना भी उन्हीं की होगी जो पहली रचना मानी जाती होगी शायद। आप जल्दी से आंसर दीजिए पहले। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है पल्लव, लहर, कामायनी या झरना। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? झरना। ठीक है, झरना हमारा आंसर होगा इसका। छायावाद की पहली रचना जयशंकर प्रसाद की है, झरना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कामायनी है, रामचरितमानस है, साकेत है या प्रिय प्रवास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और ये भी बता देना कि जो आंसर है उसके रचयिता कौन है। ये प्रश्न मैं पहले भी करवा चुकी हूं। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली का कौन सा है? आंसर है डी, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। अब इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध्या। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? प्रारंभिक काल पूछा है, नाम किसने दिया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, किसने दिया प्रारंभिक काल नाम? डॉक्टर ग्रियर्सन ने दिया, मिश्र बंधु ने दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए, ये प्रश्न मैं पहले भी करवा चुकी हूं। जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका। आंसर ले लेते हैं। चलो, आंसर क्या होगा इसका? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने दिया था। ठीक है, आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम। अच्छा, डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया था? चारण काल नाम दिया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा नाम दिया था? बीजवपन काल। आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? आदिकाल जो नाम दिया था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही दिया था। ठीक है, चलिए, और मिश्र बंधु ने इसे इस काल को प्रारंभिक काल कहा था। आंसर होगा हमारा बी, मिश्र बंधु। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, गुलाब राय हैं या रामचंद्र शुक्ल हैं? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। नमक का दरोगा कहानी के लेखक पूछे हैं कौन हैं? ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
नमक का दरोगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, जहाँ तक ये प्रश्न सभी को आता होगा क्योंकि पुराना सरकारी प्रश्न है। नमक का दरोगा आंसर होगा इसका प्रेमचंद। ठीक है, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन, ये भी प्रेमचंद की महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न है हमारा, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रस भानुजा वे हलदर के वीर। पूछा है इसमें कौन सा अलंकार है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा अलंकार है इसमें। वक्रोक्ति अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अलंकार निकालने के लिए आपको इसको पहले सही से पढ़ना चाहिए और फिर इसका अर्थ निकालना चाहिए। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रस भानुजा वे हलधर के वीर। जल्दी से इसको पढ़िए और इसका थोड़ा अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए और फिर आंसर बताइए। अब हर पेपर में अलंकार से और रस से प्रश्न आते हैं, पहले कम आते थे, अब ज़्यादा प्रश्न आने लगे हैं इनसे, क्योंकि लोग पढ़ते कम हैं इनको, इसलिए इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए आंसर बताइए। आंसर ले लेते हैं इसका। आंसर क्या होगा इसका? श्लेष अलंकार। अब हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बात करेंगे श्लेष अलंकार कहते किसे हैं। हम पहचान किस आधार पे किए हमने कि ये श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार की पहचान होती है श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन का श्लेष। अनेक जो अर्थ होते हैं एक शब्द के, उसे क्या कहते हैं? श्लेष कहते हैं। ठीक है, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों तो उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष का अर्थ वैसे चिपका हुआ होता है, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों तो उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। ठीक है, एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। अब इसमें आप ये सोच रहे होंगे कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कई अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ मैं बता देती हूँ। ये चिरजीव, इसमें एक शब्द है ब्रस भानुजा। ठीक है, ब्रस भानुजा जो शब्द है इसके दो अर्थ हैं। एक तो ब्रस भानुजा किसे कहते हैं? ब्रस भानु की बेटी राधा को कहते हैं। ब्रस भानु की बेटी राधा, उसका नाम भी ब्रस भानुजा है। ब्रस भानुजा के नाम से जानते हैं क्योंकि ब्रस भानु की बेटी है। और दूसरा नाम है ब्रस भानुजा वृषभ की बहन, मतलब गाय को भी कहते हैं ब्रस भानुजा। ठीक है, इसके दो अर्थ हैं। एक और है हलधर के भी दो अर्थ हैं इसमें। कौन कौन से दो अर्थ हैं? एक तो बलदेव को कहते हैं हलधर, कृष्ण के भाई जो बलदेव थे उनको कहते हैं हलधर, और एक कहते हैं बैल के भाई को हलधर। ठीक है, तो इसमें ब्रस भानुजा के भी दो अर्थ हैं और हलधर के भी दो अर्थ हैं। शब्द एक ही बार दिया हुआ है लेकिन अर्थ दो हैं, तो एक क्या हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, ये बिहारी के दोहे में से लिया गया है। वैसे इसका पूरे का अर्थ एक बार मैं बता देती हूँ। चिरंजीवो जोरी जुरे, यह जोड़ी चिरजीवी हो, इसमें क्यों ना गहरा प्रेम हो। एक ब्रस भानु की पुत्री है और दूसरे बलराम के भाई हैं। ठीक है, इसका पूरा अर्थ ये होगा। इसमें श्लेष अलंकार है। आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा और श्लेष अलंकार भी आपकी समझ में आ गया होगा। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के दो दो अर्थ होते हैं, इसलिए उसको एक के साथ एक चिपका हुआ रहता है अर्थ, श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष का मतलब ही चिपका हुआ होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, पंक्ति में अलंकार होता है। फिर से पढ़ लेते हैं। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों,
पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? ये प्रश्न मैंने जानबूझकर रखा है इसमें, ताकि आप भूलें ना। चलिए जल्दी से बताइए, रूपक अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है या श्लेष अलंकार होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, बिना 1 मिनट भी नहीं हुआ है बताए हुए। कह रहा है कि किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों तो क्या होता है उसमें? श्लेष अलंकार। अभी मैंने बताया था ना पीछे, ब्रज भानुजा के 2 अर्थ थे और हलधर के 2 अर्थ थे, तो इसमें यही कह रहा है कि एक शब्द हो और उसके एक से अधिक अर्थ हों तो उसमें श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, इस तरह से भी उस प्रश्न को पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये प्रश्न लिया है, आपको पता होना चाहिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर श्लेष अलंकार होगा। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा नहीं होगा ब्रजभाषा का क्षेत्र? भाषा से भी एक प्रश्न बनता ही है एग्जाम में। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? सरगुजा। सरगुजा वैसे है क्या? छत्तीसगढ़ का एक जिला है सरगुजा, वहाँ पे ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है। धौलपुर में भी ब्रजभाषा बोली जाती है, मथुरा में भी, आगरा में भी ब्रजभाषा बोली जाती है, लेकिन सरगुजा जो है वो छत्तीसगढ़ का एक जिला है, वहाँ क्या बोली जाती है? पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है वहाँ पे। और ब्रजभाषा जो है हमारा पश्चिमी हिंदी में आता है, और यहाँ सरगुजा में पूर्वी हिंदी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा पूर्वी हिंदी में आती है और ब्रजभाषा हमारी पश्चिमी हिंदी में आती है। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, ब्रजभाषा है, अभी मैंने बताया है पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है या पहाड़ी हिंदी है? कौन सी हिंदी है ब्रजभाषा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। प्रश्न तो मैंने अभी बताया, 1 सेकंड भी नहीं हुआ। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। आंसर होगा बी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी में आता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ध्यान रहे, स्पर्श व्यंजन नहीं है पूछा है। का, चा, टा, या। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा वर्ण है ऐसा जो स्पर्श व्यंजन में नहीं आता? और ये भी बताना है जब स्पर्श व्यंजन में नहीं आता तो कौन से व्यंजन में आता है। अच्छा, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च वर्ग के वर्ण आते हैं, क वर्ग के वर्ण आते हैं, ट वर्ग के वर्ण आते हैं, त वर्ग के वर्ण आते हैं और प वर्ग के वर्ण आते हैं। 5-5 वर्ड होते हैं हर वर्ग में, तो कितने हो गए? 25 हो गए। स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 25 होते हैं, है ना। क जो है ये क वर्ग में आ गया, और च है वो च वर्ग में आ गया, ट जो है ये ट वर्ग में आ गया। बच गया क्या हमारा? यह किस में आएगा? अंतस्थ व्यंजन में आता है यह। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में नहीं आता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आंसर हमारा होगा डी। आंसर होगा इसमें डी, यह। चलिए चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द बताना है।
हस्तक्षेप कैसे लिखा जाता है ये आपको शुद्ध बताना है, कौन सा है इनमें। ऑप्शंस आपके पास हैं 4, आप स्वतंत्र हैं आंसर देने के लिए। जल्दी से आंसर दीजिए, आपको कौन सा सही लग रहा है, शुद्ध कौन किस तरह से लिखा जाता है हस्तक्षेप। चलिए आंसर ले लेते हैं। हस्तोक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है, हस्तेक्षेप नहीं होता है। आंसर क्या होगा हमारा, सी, हस्तक्षेप। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। हस्तक्षेप शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है, ये वाला शब्द पूछा है, ये क्या है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, प्रविशेषण है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, काली शब्द क्या है। चलिए आंसर ले लेते हैं इसका, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए आंसर। चलिए आंसर ले लेते हैं, आंसर क्या होगा इसका, विशेषण। राम की गाय बहुत क्या है, काली है। ये जो काली शब्द है ये क्या हो गया हमारा, विशेषण हो गया। और इस विशेषण से जो पहले लगा हुआ है ये क्या हो गया हमारा, प्रविशेषण हो गया। ठीक है, जिस वाक्य, ये जो वाक्य है, जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दिशा, स्वभाव का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये गाय का गुण ही तो है कि गाय काली है। ठीक है, गाय के बारे में बता रहा है कि गाय कैसी है, काली है। ठीक है, और बहुत, ये क्या होता है, विशेषण हो, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। मतलब काली तो है ही, बहुत काली है, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रविशेषण हो गया। विशेषण की भी विशेषता बताता है, वो क्या हो गया, प्रविशेषण। और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। कैसा वाक्य है, अर्थ के आधार पर, आज्ञावाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, या इच्छावाचक वाक्य है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका आंसर। चलिए आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। निषेधवाचक वाक्य है। गणित के अध्यापक ने क्या नहीं ली, कक्षा। ठीक है, जिस वाक्य में किसी बात का या कार्य का ना होने का बोध होता है उसे क्या होता है, निषेधात्मक वाक्य होता है। ठीक है, या निषेधवाचक वाक्य होता है, जिसमें ना करने का बोध होता है। गणित के टीचर ने क्या नहीं ली, कक्षा नहीं ली, तो ये निषेधवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, धनुष बाण में किस तरह का समास है, या धनुष बाण में कौन सा समास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, या द्वंद्व समास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा समास है। समास के लिए मैंने पहले ही बताया आपको विग्रह करना आना चाहिए। जल्दी से इसका विग्रह कीजिए और आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं थोड़ा।
विग्रह कैसे करेंगे इसका? धनुष बाण का धनुष और बाण, ऐसे ही तो करेंगे विग्रह इसका, धनुष और बाण। तो पूछा है धनुष बाण में कौन सा समास है। ठीक है, जब दोनों पद प्रधान हो, धनुष भी प्रधान है और बाण भी प्रधान है, जब दोनों पद प्रधान हो और अपना अपना अलग अस्तित्व रखते हों, धनुष का भी अपना अस्तित्व है और बाण का भी अपना अस्तित्व है, तो क्या होता है उसमें? द्वंद्व समास होता है। दोनों पद प्रधान हों और दोनों ही अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हों, उसमें द्वंद्व समास होता है। धनुष बाण में द्वंद्व समास होगा। ठीक है, एक शब्द और होता है अन्न जल। अन्न जल, अन्न और जल, इसमें भी द्वंद्व समास होता है। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? शब्द दिया है त्रिभुज और पूछा है समास। जल्दी से विग्रह कीजिए और समास बता दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजा होती हैं जिसमें वो क्या होता है? त्रिभुज होता है। तो इन भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं? हम त्रिभुज कहते हैं। प्रथम पद जहाँ संख्यावाचक हो और दूसरा पद जहाँ संज्ञा हो, उसे क्या कहते हैं? हम द्विगु समास कहते हैं। ये द्विगु समास की परिभाषा है कि प्रथम पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञा हो। तो इसमें क्या है? त्रिभुज, पहला जो पद है वो 3 है, तो क्या हो गया? संख्यावाचक है, इसमें द्विगु समास हो गया। चलिए चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग से प्रयुक्त होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऐसा कौन सा शब्द है इनमें जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? पक्षी, बाज, मकड़ी या गैंडा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका सी। मकड़ी जो है वो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है। सदैव स्त्रीलिंग में उसको बोला जाता है। मकड़ी दीवार पर चलती है, चलता नहीं होती है। ठीक है, ये क्या होती है? चलती है। ठीक है, मकड़ी जाल बनाती है, बनाता नहीं है। क्रिया के साथ उसको हम प्रयोग कर लेंगे, जो शब्द दिया हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। मकड़ी जाल बनाती है, बनाता नहीं है। अब इन और जो शब्द दिए हुए हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। पक्षी क्या होता है? आकाश में उड़ते हैं, उड़ता नहीं है। ठीक है, उड़ते हैं पक्षी, उड़ती है होता है। कभी होता है उड़ती है? नहीं होता ना। पक्षी आकाश में उड़ती नहीं है, उड़ते हैं। बाज क्या होता है? बाज भी उड़ता है, उड़ती कभी नहीं है। गैंडा क्या होता है? ये जंगल में घूमता है, घूमती नहीं है ना। तो हम वाक्य में इसको प्रयोग करके देख लेंगे। मकड़ी जो होती है वो जाल बनाती है, बनाता नहीं है। तो मकड़ी हमारा क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। ये ऐसा शब्द है जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है इसका। अब कुछ शब्द और होते हैं ऐसे जो स्त्रीलिंग के रूप में ही जाने जाते हैं। जैसे मैं लिखवा देती हूँ उनको, लिख लीजिए आप। मछली, कोयल। ठीक है, मछली, कोयल, चील। बोल देती हूँ मैं, मछली, कोयल, चील, चिड़िया, मक्खी। ये शब्द ऐसे हैं जो हम इन्हें स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करते हैं। यदि हमें इनका पुल्लिंग बनाना हो तो हमें उससे पहले नर लगाना पड़ता है। नर लगाएंगे हम उसके पहले, जब ये पुल्लिंग में प्रयोग किया जाएगा, वरना तो ये स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कोयल को हम
यदि पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो नर कोयल लगाएंगे, ठीक है, या नर मछली लगाएंगे। आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। आंसर इसका हमारा सी होगा, ये मैं बता चुकी हूँ, मकड़ी। चलिए, प्रश्न है हमारा, मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, प्रयुक्त वाक्य में रेखांकित पद है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, यहाँ के लिए पूछा है, यहाँ क्या है, इसमें रेखांकित शब्द यहाँ ही है ना, तो पूछा है कि क्या है। संबंध सूचक अव्यय है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, दिशा संकेतक क्रिया विशेषण है, या संकेतवाचक अव्यय है। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा ये। ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, आसान नहीं कहूंगी इसको, पर आप आंसर देने की कोशिश करें। चलिए आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, संबंध सूचक अव्यय है ये। अब ये देख लेते हैं कैसे है संबंध सूचक अव्यय, ताकि आगे भी कभी प्रश्न आ जाए तो आप उसको सही कर दें। यहाँ मजदूर और मालिक के बीच में संबंध प्रदर्शित किया जा रहा है। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा को या उस संज्ञा का संबंध दूसरे शब्द से दिखा दे, उसे क्या कहते हैं हम? संबंध सूचक अव्यय कहते हैं, ठीक है। ये संज्ञा के बाद आ रहा है यहाँ, और ये मजदूर का और मालिक का संबंध बता रहा है हमें। मजदूर कहाँ रहता है? मालिक के यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो क्या हो गया इसमें? संबंध सूचक अव्यय हो गया ये। यदि इसमें ये यहाँ पे ना करके रेखांकित मजदूर पे पूछता तो इसमें आंसर क्या होता, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। चलिए चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। रेखांकित शब्द इसमें मजदूर होता तो आंसर क्या होता? चलिए हम अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। भूपेंद्र, शक्र, सुरपति, पर्वतारी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। सेशन आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो या आपकी समझ में मेरे सेशन से कुछ भी आया हो, आप कमेंट कीजिएगा और सेशन को लाइक कीजिएगा, ठीक है। आंसर ले लेते हैं इसका। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो शक्र इंद्र का पर्यायवाची है, सुरपति इंद्र का पर्यायवाची है, पर्वतारी इंद्र का पर्यायवाची है। क्या नहीं है? भूपेंद्र जो है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। अब इंद्र का नहीं है तो किसका है ये? राजा का पर्यायवाची है भूपेंद्र, ठीक है। राजा का पर्यायवाची भूपेंद्र है। इंद्र के और भी पर्यायवाची हैं, सुरपति, देवराज, शक्र, महेंद्र, माधव, देवेंद्र। ये किसके पर्यायवाची हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और सभी प्रश्न आपको समझ में भी आए होंगे। इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।